हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर इस नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। नए अवतार में इसलिए कह रहा हूं कि मेरे फेस में आपको थोड़ा बहुत चेंज लग रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ये वीडियो पुरानी तो नहीं है। नई वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, थोड़ा सा गेटअप चेंज है, सर वही है, चिंता नहीं करेंगे। मैं आपको आज डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। वैसे तो बेटे ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बचपन से आप पढ़ते हैं। एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं और पहले हमने सोचा कि पहले हम स्टूडेंट्स को जरा जो भारी भरकम चैप्टर्स हैं वो पढ़वा दें। अब हम आपको बचे हुए छोटे छोटे सिंपल से जो चैप्टर्स हैं वो बताएंगे। उनमें एक आता है डेप्रिसिएशन। एग्जाम में डेप्रिसिएशन का डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है। करीब 2 या 3 साल पहले डेप्रिसिएशन चैप्टर में कुछ नए चेंजेस आए थे और वो चेंजेस आने से ये चैप्टर अब और ज्यादा आसान हो गया है। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताता हूं। और आज कमाल की बात यह है कि जब मैंने जो हमारी फेवरेट बुक है जे.आर. मोंगा सर की, जब वहां से मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर को पढ़ा तो वहां मुझे लगा कि उस बुक में कमी है चैप्टर में, इसीलिए मैं आपको बुक से नहीं करवाऊंगा। हालांकि आप बुक देखना चाहें तो आपकी मर्जी है। मार्केट में और भी बुक्स हैं, अगर आपके पास वो हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन चैप्टर को मैं बुक से नहीं बताऊंगा। जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उनके लिए मैं पीडीएफ आपके लिए वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो आप हमारा असाइनमेंट देखेंगे उस असाइनमेंट में आपको शुरू में कुछ थ्योरेटिकल बातें दिखेंगी, तो ज्यादा सीरियस मत ले लेना कि सर ये हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रही, हमें रटना या नहीं। सिर्फ ये बातें ना देनी पड़ती हैं, वरना स्टूडेंट कहता है कि सर सीधा सीधा आपने शुरू कर दिया। तो आइए हम इन सारी बातों को छोड़ के हम सीधा चलते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो हम जो डेप्रिसिएशन की बातें करेंगे, डेप्रिसिएशन के बारे में चलिए मैं आपको साथ साथ कुछ बातें नोट करवा देता हूं, कुछ बातें मैं आपको लिखवा देता हूं, जिससे आपका रिदम बनी रहे, आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो आइए हम बात करते हैं जब भी डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन बेसिकली फिक्स्ड एसेट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। तो हम इसको आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। फिक्स्ड एसेट दरअसल एसेट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। एसेट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं हमारे पास करंट एसेट्स। मैं पक्का उम्मीद करता हूं कि आपको फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स के बारे में बातें पता हैं। नहीं पता है तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अपने काम की बातें आपको बताते जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स में भी मुझे ज्यादा मतलब अभी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से है। कुछ हमारे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लग जाता है AS 26। जब हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को आजकल हम फिक्स्ड एसेट्स ना बुला करके PPE बुलाते हैं और इस पर लग जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। जो हमारा PPE है इसका मतलब है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी कि अब हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कह के बुलाते हैं और इसके अंदर फर्नीचर भी आएगा, सब तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी इसी के अंदर आ जाएंगे जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं इनकी एक सिंपल सी बात यह होती है कि इनकी जो लाइफ होती है वो कई सेवरल अकाउंटिंग ईयर्स की होती है। यानी कि सिंपल भाषा में 1 से ज्यादा वर्ष की इनकी आयु है। हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं मशीनरी की। मान लीजिए एक मशीनरी हमने परचेज की 2 लाख रुपए की और हमें लगता है कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल रहेगी। 5 सालों के बाद इस एसेट का क्या होगा? क्या ये एसेट डेड हो जाएगा? डेड नहीं होगा, हम इसको सेल कर देंगे और उस समय जो हमें मिलेगा वो हम बोलेंगे रेजिडुअल वैल्यू। यानी आज खड़े हुए 5 साल बाद
इस एसेट की क्या वैल्यू होगी, मुझे इसका अनुमान लगाना पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि ये मेरा अनुमान है और मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, मेरा अनुमान सही भी हो सकता है। इसकी यूजफुल लाइफ जो मैंने 5 साल ली, ये भी मेरा अनुमान है। तो हमारी अकाउंटिंग कई सारे एस्टिमेट्स, कई सारे अनुमानों के ऊपर खड़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी कुछ प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि जैसे इसमें अगर हमने कोई बात फेर बदल कर दी तो जैसे कोई कानून टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर चलती है और यही इसकी बात है कि इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि कपूर साहब, आपने जो एसेट खरीदा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट, और कॉस्ट के लिए भी लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं। ये हमने 2 लाख रुपए का खरीदा। कपूर साहब ये बताइए कि 5 साल तक आप इसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आपका अनुमान है, उसके बाद आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा हमारे देश में पुरानी मशीन भी खरीदने वाले बहुत लोग हैं, 5 साल यूज करने के बाद मुझे 50,000 जरूर मिल जाएगा। तो कॉस्ट में से जब हम अपनी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसको हम टेक्निकली नाम देते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट, जो कि होगा 2 लाख माइनस 50,000। दिस इज नोन एज डेप्रीशिएबल अमाउंट। इसका मतलब एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से मुझे नुकसान क्या होने वाला है। 2 लाख रुपए का परचेज किया है और बेच के 50,000 मिल जाएगा, यानी मेरा नुकसान होने वाला है 1,50,000। इसी को बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। समस्या यह है कि इस एसेट को मैं 5 साल इस्तेमाल करूंगा और उन 5 सालों के अंदर ही मुझे इन लॉसेस को डिवाइड करना है, और इसे मैं जो 5 सालों में डिवाइड करूंगा उसे हम डिवीजन की बजाय एक सुंदर सी भाषा में एलोकेशन कहते हैं। इसका मतलब डेप्रिसिएशन में बेसिकली डेप्रिशिएबल अमाउंट का एलोकेशन किया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और ये अनुमान के ऊपर बेस्ड होता है। समझ में आया? तो इसमें झगड़ेबाजी की कोई बात नहीं है। और मेरे अनुमान के हिसाब से अगर मुझे लगता है कि इन एसेट्स का बेनिफिट मैं बराबर बराबर लूंगा तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल कर लेता हूं, कभी कभी मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल कर लेता हूं। ये 2 मेथड हमारे पास ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी ये नहीं कहता कि आप ये 2 ही मेथड लगाएं। वो कहते हैं कपूर साहब चिल्ला चिल्ला के, माइक ले करके, शोर मचा करके अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात बता दो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी नहीं कह रहा कि आप केवल इन्हीं दोनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि ये संस्था के ऊपर हमने छोड़ दिया कि वो अपने एसेट की यूटिलाइजेशन के अनुसार अपने लिए अपना मेथड चुन सकती है। अब सर आपको लगता है हम ग्रेजुएशन के विद्यार्थी इन सब बातों में पढ़ेंगे? यही समझाता हूं, वरना कुछ बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं। खैर, हमें ज्यादातर देखने में यही मिलता है कि लोगों को 2 ही मेथड पसंद आते हैं, एक होता है एसएलएम, एक आता है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम मेथड कहां इस्तेमाल किया जाता है? जहां हमें लगता है कि हमारे एसेट की जो लाइफ है उसका जो हम कंजम्पशन या उसका जो हम बेनिफिट लेते हैं वो हर साल हम बराबर बराबर लेते हैं, तो हम एसएलएम मेथड यूज करते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, शुरुआत में हम अपने एसेट्स को, इकोनॉमिक बेनिफिट को ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं रेदर देन लेटर ईयर्स, तो हम डब्ल्यूडीवी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सर क्या हमें सभी मेथड पढ़ने होंगे? नहीं, तो हम इन्हीं 2 मेथड के ऊपर अपना फोकस रखने वाले हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। ठीक है, दोनों ही मेथड के अंदर हमें करना क्या है, या जो बाकी मेथड्स मैं नहीं पढ़ा रहा अगर वो भी पढ़ने पड़ जाएं तो घबराना मत। इन सभी मेथड में अकाउंटिंग एक बात कॉमन कह रही है, कपूर साहब आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट का एलोकेशन करना है उसकी यूजफुल लाइफ में। यानी मैं कभी भी कॉस्ट को नहीं बांटता, मैं हमेशा डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांटता हूं। डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है जब कॉस्ट में से हम एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। रेजिडुअल वैल्यू मतलब जब उस एसेट को मैं त्याग दूंगा, उसको मैं रिटायर कर दूंगा इस्तेमाल से, तब मुझे उसका क्या मिलने वाला है। यूजफुल लाइफ उसकी रियल लाइफ या एक्चुअल लाइफ से अलग हो सकती है। हो सकता है कि एसेट की लाइफ 10 साल हो, लेकिन मेरे बिजनेस में मैं केवल 5 ही साल इस्तेमाल करता हूं, उसके बाद नहीं करता। ठीक है। अब सर
इस एलोकेशन को करने के दो मेथड हैं, एक एसएलएम मेथड है और एक डब्ल्यूडीवी मेथड है। ओके, करने को बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय हमारे पास है नहीं, हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पर। इस मेथड के और नाम भी हैं, इसे कई बार ना हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी बुलाते हैं। इस मेथड में क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट, ये जो पर एनम हम अमाउंट निकाल रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ये दरअसल पूरी लाइफ का है, और जो एक साल का अमाउंट है उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और ये पर एनम बेसिस पर निकाला जाता है, P&L में दिखाया जाता है। सर तो ये कोई नई बात है, हम जानते हैं, अरे बुरा मत माना करो यार, रिदम बनाने दिया करो प्लीज। तो मुझे चलिए आप बताइए कि एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिस नाम से भी आप जानते हैं, इस नाम में डेप्रिसिएशन इस मेथड में कैसे निकाला जाता है। सर सबसे पहले तो हम लेते हैं उसकी कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं जो रेजिडुअल वैल्यू हमें क्वेश्चन बताता है, वो माइनस कर देते हैं। सर कॉस्ट तो क्वेश्चन बताएगा, अगर वो रेजिडुअल वैल्यू ना बताए तो आप नील ले लेना, और डिवाइडेड कर देते हैं उसको यूजफुल लाइफ के साथ, जिसे हम n मान के चलते हैं। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये हो गया डेप्रिशिएबल अमाउंट, और जब मैंने इसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया तो फिर जो मुझे अमाउंट मिला वो पर एनम एक साल का था, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, तो मेरा काम आसान हो जाता है। अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो तो हमारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इसका मतलब सर ये हुआ कि मेरे पास दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के एसएलएम में। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो सर एग्जाम में किस मेथड से निकालूं? तो भाई मैं सबसे पहले यही चेक करता हूं क्या मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। अगर गिवन है तो ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट। जैसे मान लीजिए हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेट अस सपोज हमें गिवन है 20%, तो यानी ये मेरी आ जाएगी 40,000, लेकिन ये पर एनम होगा, यानी 12 महीने का, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन कहलाता है। सर अगर मुझे उसकी कॉस्ट गिवन, मुझे अगर उसकी रेट गिवन नहीं है तो आप कॉस्ट लिखेंगे, रेजिडुअल वैल्यू लिखेंगे, एन से डिवाइड करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल आएगा। ठीक है, ओके। तो पहले हम आपके साथ बात कर रहे हैं एसएलएम मेथड की। एसएलएम मेथड में जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इन दोनों में से कोई एक तरीके से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। सर अगर दोनों दिए हैं और मैं दोनों निकाल लूं तो आंसर सेम ही आने वाला है, कोई अलग नहीं आता। लेकिन होता यह है कि हम अपने एसेट्स को कभी भी ईयर के बिगिनिंग में ही तो परचेज नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि हम एसेट को बिगिनिंग में परचेज कर लें। इसलिए हम एसेट्स को जब भी परचेज करते हैं, अक्सर क्वेश्चन के अंदर वो बताता है कि आपने एसेट को यहां परचेज किया और ये मेरे ईयर का एंड है। तो यानी कि जब भी हम परचेज करते हैं और जब भी हम एसेट को सेल करते हैं, इन दोनों ईयर्स में आपको एक काम और करना पड़ता है। जो भी आपका पर एनम डेप्रिसिएशन है उसको नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 भी करना होता है, और ये मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि इन द ईयर ऑफ परचेज and in the year of sale we need to calculate proportionate amount related to period of use in that year। अब क्या है, ना तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है और ना ही मैं आपको अंग्रेजी में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देना चाहता हूं, इसीलिए नट शेल में, शॉर्टकट में, देसी भाषा में यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप एसेट परचेज करेंगे, जब भी आप एसेट सेल करेंगे, तो प्लीज एंश्योर कर लेना कि उस पर्टिकुलर ईयर में आपने एसेट को कितने पीरियड के लिए इस्तेमाल किया।
हो सकता है 2 महीने के लिए इस्तेमाल किया हो, 6 महीने के लिए किया हो, 9 महीने के लिए किया हो, तो डेप्रिसिएशन भी 2 महीने, 6 महीने या 9 महीने का प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम करके दिखाएंगे। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद तो सर एक आधा क्वेश्चन कर लेना है, बात खत्म हो जाएगी। चलिए, वैसे तो हमने थ्योरी में सारी की सारी बातें आपको ये देखिए लिख करके दी हैं कि जब भी आप एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करेंगे, अगर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन गिवन है तो ऐसे निकालेंगे, नहीं गिवन है तो ऐसे निकालेंगे, ईयर ऑफ परचेज सेल में डेप्रिशिएट करेंगे। ये सारी बातें हमने आपको दी हुई हैं। फिर भी हमने आपको ये बात बता दी है। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है, उनकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सर डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसके लिए भी हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि जब हम प्रोविजन नहीं बनाते और डेप्रिसिएशन को सीधा अपने एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो पहले मैं इसी सिंपल मेथड से आपके साथ शुरुआत करूंगा। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये एक मेथड होता है। और फिर बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट को P&L में डाल के ईयर एंड में हम क्लोज कर देते हैं। एक दूसरा मेथड भी होता है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ना डाल करके उसका एक प्रोविजन अकाउंट बना लेते हैं या उसका एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ऐसा करने से नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ जाते हैं। यहां पर हमें सिर्फ एसेट का अकाउंट बनाना पड़ता है और यहां पर हमें एसेट्स के साथ साथ प्रोविजन का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में प्रोविजन के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन कम आते हैं। ठीक है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले सिंपल मेथड से करेंगे। मैंने अभी अभी आपको ये बात समझाई थी कि बुक से मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने 10 ईयर में जाके देखा। अब 10 ईयर में भी मैंने बीकॉम ऑनर्स के 10 ईयर में अभी तक जाके क्वेश्चंस को उठाया है। तो जो बच्चे बीकॉम प्रोग्राम के हैं वो घबराना मत, वो भी बना के देख लो कि ऑनर्स के बच्चे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं वो प्रोग्राम लेवल के ही होते हैं और प्रोग्राम के क्वेश्चन ऑनर्स लेवल के होते हैं, इसीलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं बता चुका हूं, बुक से नहीं है, ये मटेरियल मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो फोटो आप इस पे क्लिक कर लीजिए। सर अगर हमें फोटो क्लिक करने में दिक्कत हो तो लो, मैं आपको इसको और बढ़िया से दिखा देता हूं ताकि आप अपनी इस तरह से वीडियो को पॉज करके अगर पिक्चर लेना चाहें तो ले लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, कम से कम क्वेश्चन 1 और 2 आज की क्लास में 2 तो मैं करूंगा और इसके बाद अगर कोशिश हुआ तो एक और करूंगा। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज कीजिए और मेरे आगे आगे बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाइए। और ये बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं कि ये आसान है और कोई हमारे पास चारा नहीं है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो मेरी तो एक आदत है कि पहले मैं ऊपर क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, अभी भी बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं लीजिए पहले डायग्राम बनाता हूं। कविता परचेज्ड अ मशीन फॉर 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। अब कविता ने मशीन परचेज किया 1 अप्रैल 2015 को। हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारे ईयर की बिगिनिंग डेट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिगिनिंग डेट ही हो। शी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। लो कितना आसान, एसएलएम का क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स एग्जाम में। एंड क्लोज हर बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। लो जी लो, पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि हमारी किताबें 31 दिसंबर को बंद हो जाती हैं। इसका मतलब वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब पहले साल में जब आपने एसेट को खरीदा तो पूरे साल के लिए वो आपके पास नहीं था। यही तो हम चाहते थे और लीजिए काम हो गया। यानी कि ये है 1 जनवरी 2015, ये है 31 दिसंबर 2015 और हमने अपनी मशीन को यहां पर परचेज किया 1 अप्रैल 2015 को। हमें क्वेश्चन का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें कॉस्ट की जानकारी दे दी। वो कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट थी 80,000। अगर वो ना देता तो मैं इसमें परचेज प्राइस, मैं इसमें इंस्टॉलेशन और इसमें बाकी सारी चीजें जोड़ देता। अब एक और बातें हैं जिन पर ध्यान अभी तक एग्जामिनर का नहीं जा रहा है। अगर बाद में एग्जामिनर ने दिया तो आप घबराए नहीं, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन कह देता कि हमने ये जो मशीनरी परचेज की थी इस पर हमने 18% का जीएसटी दिया था। अब जीएसटी 3 तरह के हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उनको भूल जाओ।
अब बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि सर क्या करना है, अगर हमने एसेट को परचेज किया था और उस एसेट के ऊपर हमने जीएसटी दिया था, तो इसका मतलब सर 80,000 के ऊपर 18%, ये हो गया 14,400। तो क्या मेरी एसेट की कॉस्ट 80,000 प्लस 14,400 94,400 होगी? आंसर इज नो। ये जो जीएसटी होता है ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नॉर्मल केसेस में नहीं बनता, इसीलिए हम इसको हटा देते हैं और सीधा सीधा जीएसटी के बिना जो अमाउंट होता है उसे अपनी कॉस्ट में लेके चलते हैं। क्योंकि जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में कभी जीएसटी की बात आ जाए तो जीएसटी को आपने कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर 8,000। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है और ये आपको कॉस्ट बता रहा है, स्क्रैप वैल्यू बता रहा है और उसकी यूजफुल लाइफ बता रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसे मशीन 1 का नाम दे दूं तो मशीन 1 की जो डेप्रिसिएशन आएगी पर एनम, एनुअल डेप्रिसिएशन जो आएगी वो आएगी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता तो कितना आसान हो जाता। तो उन्होंने कहा कि भाई ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, थोड़ा तो काम करेंगे, तो 80,000 हमारी कॉस्ट है, 8,000 उसकी रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 8 years है। तो अगर मैं कैलकुलेटर चलाऊं 72,000 डिवाइडेड बाय 8 तो ये हो गया ₹9,000 पर एनम। अब ये याद रखेंगे कि हमने जो फर्स्ट ईयर में अपने एसेट को यूज किया है वो हमने फुल ईयर के लिए यूज नहीं किया है, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हमें प्रोपोर्शनेट करना होगा। ठीक है। शी परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 1 May 2016, तो यानी 15 के बाद अब आ जाते हैं 2016 के ऊपर 31 December 16। तो 16 ईयर के अंदर हमने 1/5 इस दिन हमने मशीन 2 परचेज की है, ये हमने परचेज की है 45,000 की। तो कॉस्ट हो गई 45,000, यूजफुल लाइफ है 5 years और रेजिडुअल वैल्यू है निल। ओके, यानी कि हमें 5 साल इस्तेमाल करने के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओ माय गॉड सर, ये भी 9,000 पर एनम। ये सब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर 2017 में आ जाओ। चलिए जी, 2017 में क्या हो रहा है? फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर 50,000 ऑन 30th June। वो कह रहे कि भाई 30 जून को आपने मशीन 1 जो है वो सेल कर दी। कितने की सेल कर दी? 50,000 की हमने ये मशीन सेल कर दी। और फिर क्वेश्चन कह रहा है इसी दिन हमने एक न्यू मशीन और परचेज कर ली 30,000 की विथ 3 year यूजफुल लाइफ एंड 3,000 एज रेजिडुअल वैल्यू। यानी यहां पर हमने एक मशीन 3 और परचेज कर ली। ये मशीन थी 30,000 की, इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होगी 3,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी 3 years। ये अगेन 9,000 पर एनम डेप्रिसिएशन। कमाल का क्वेश्चन बनाया। ठीक है। और फिर प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2017। वो कह रहे भाई यहां तक का आप एसेट अकाउंट बना के दिखा दो। यानी कि एक तो है 2015, एक है 2016 और एक है 2017। यानी मुझे 3 सालों का ये क्वेश्चन बनाना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। बच्चों में लड़ाई हो रही है, सर हम बनाएंगे हम बनाएंगे। मैंने कहा लो भाई रोको रोको वीडियो को और बनाओ। चलो सर अब आप खाली बैठे हुए क्या करोगे, आप ही बना दो ना। आइए जी आइए, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रोविजन की बात नहीं कही गई तो हम केवल और केवल मशीन अकाउंट बनाएंगे। कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाओगे? अरे नहीं बेटे नहीं, डेप्रिसिएशन चैप्टर में अगर प्रोविजन ना हो तो हम मशीन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने मशीन नंबर 1 जो परचेज की थी वो हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2015 को। माय गॉड गलती होने वाली थी, 1/4/2015 को। यहां लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में डालेंगे मशीन 1। तो आपका जो भी परचेज प्राइस हो उसमें कोई इंस्टॉलेशन दी हो, कोई फ्रेट दी हो, कुछ एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा जो भी दिया हो वो सब ऐड करना होता है। तो सर हमें तो कुछ दिया नहीं,
तो हम सिंपल 80,000 डेबिट कर देते हैं। और फिर हमने 2015 वर्ष में कोई और मशीन नहीं खरीदी, तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को हम केवल और केवल चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, यहां लिखेंगे मशीन 1। और आपको याद रखना है कि क्योंकि ये मशीन आपने केवल और केवल 9 मंथ्स के लिए यूज की है, तो आपको इसको प्रोपोर्शनेट करना नहीं भूलना है। ये आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन नंबर 1। तो 80,000 में से 6,750 ये मैंने माइनस किया, तो ये वैल्यू आएगी 73,250। अब आप यहां पर 1 जनवरी 2016 को लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन नंबर 1 और 73,250। अब सर यहां पर 5वें महीने में हमने एक और मशीन परचेज कर ली, इसका नाम लिखेंगे मशीन 2। ओके, अब सर ये वाली मशीन हमने परचेज की 45,000। इसमें भी कमाल की बात है, ना तो सर जीएसटी दिया है, जीएसटी दिया होता तो मैं इंक्लूड नहीं करता, लेकिन सर इंस्टॉलेशन, कोई फ्रेट, कैरिज कुछ दिया होता तो सब हम इसमें जोड़ लेते, वो भी नहीं दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 को, यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और अब हम मशीन 1 और मशीन 2 ब्रेकअप करके लिखेंगे। मशीन 1 क्योंकि अब पूरा साल यूज हुई है इसलिए उसमें लिखेंगे 9,000, लेकिन मशीन 2 इसका डेप्रिसिएशन हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था, 9,000 का था ना ये, तो ये, लेकिन अब हम इसको प्रोपोर्शनेट करने वाले हैं, और अब की बार ये प्रोपोर्शनेट करने पर हो जाएगा 8/12, क्योंकि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने छोड़ देने हैं, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 ये आता है 6,000। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन बनाते हुए हम डेप्रिसिएशन को भी अलग लिखेंगे मशीन वाइज, और बैलेंस शीट को भी अलग लिखेंगे मशीन वाइज। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर एक बात बताइए, ये जो कैलकुलेशन का पार्ट आप दिखा रहे हो, ये जो आप कैलकुलेशन का पार्ट आप दिखा रहे हो, इसको हम क्या नीचे वर्किंग नोट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप इसको नीचे वर्किंग नोट में लिख रहे हो तो यहां मेंशन कर देना वर्किंग नोट का नंबर, जैसे वर्किंग नोट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे और बैलेंस शीट कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन अब हम कैलकुलेट करेंगे मशीन नंबर 1 का और मशीन नंबर 2 का। मशीन नंबर 1 का हम कैसे निकालेंगे, तो आपने ये जो वैल्यू है ओपनिंग वैल्यू में से ये डेप्रिसिएशन आपने माइनस करना है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 62,450। तो आप समझ रहे हैं, इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस किया और इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लाइनें मत लगा देना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारे कुछ भोले वाले प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, वो पूछ लेते हैं कि सर ये कैसे आ गया था, तो इसलिए मैंने बता दिया। ये हो गया 1,03,250। अब इस टोटल को एग्जाम में कर लीजिएगा, मैं अभी छोड़ देता हूं। अब मेरे पास आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं अलग अलग लिखूंगा मशीन 1, मशीन 2। 64,250, 39,000 और ये 1,03,250। अच्छा, डेप्रिसिएशन ना एक लेबोरियस काम है, मतलब हमें बार बार कैलकुलेशन करना है, प्रोपोर्शनेट का ध्यान रखना है, तो गलती होने का स्कोप होता है, इसलिए एग्जाम में पूरी एकाग्रता, पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये काम करना है। अब 2017 में उन्होंने अपनी पहली मशीन को सेल कर दिया 50,000 रुपए का 30 जून को। अच्छा, हमने एक शीट और लिखी है जिसमें हमने कुछ स्टेप्स लिखे हैं आपके लिए कि अगर आप किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि जब भी आप किसी एसेट को सेल करेंगे तो पहले आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप मनी रिसीव होगा, सेल प्राइस रिसीव होगा,
तो फिर आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट टू आउटपुट जीएसटी, अगर जीएसटी दिया है तो जीएसटी को कभी भी एसेट की वैल्यू के साथ जोड़ना नहीं होता, हम उसको अलग लेकर के चलते हैं। तो पहले हमने ये दो काम हमने करने हैं। क्या दो काम करने हैं? एक तो सर हमने पहले चार्ज करना है डेप्रीसिएशन। तो मैं यहां पर सबसे पहले 30 जून 2017 को यहां लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है जी आपका डेप्रिसिएशन है 9000 और क्योंकि आप 30 जून को सेल कर रहे हो तो ये 6/12 हो जाएगा 4500। फिर ये आपने जो मशीन सेल किया, ये सेल की है आपने 50,000 की। अगर यहां लिखा होता जीएसटी अलग है तो जीएसटी को हम यहां पर नहीं बीच में लाएंगे, दिया हो या ना दिया हो दोनों ही केस में ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आइए नीचे चलते हैं और यहां लिखते हैं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1। ये हम 30 जून को सेल कर रहे हैं, 30 जून 2017 को। आप डायग्रामेटिकली पहले समझिए। 1 जनवरी 2017 को अगर मैं मशीन 1 की बात करूं तो ये थी 64,250 की, और जिस दिन मैंने इसको सेल किया तब तक मैंने इसको यूज कर लिया 4500 का। यानी ऑन द डेट ऑफ सेल इस मशीन की WDV कितनी आ रही है ये बताइए। तो सर 64,250 में से अगर हम 4500 माइनस कर दें तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 59,750 की। अब ये जो आपने 59,750 की मशीन है, इसको यानी इसकी वैल्यू तो इतनी थी, लेकिन आपका दुर्भाग्य समझिए। सर हमारा दुर्भाग्य क्यों? कविता का दुर्भाग्य कहिए। कविता का दुर्भाग्य है कि उसको इस मशीन के केवल और केवल कितने पैसे मिले? 50,000, यानी कम पैसे मिले। इसका मतलब उसको लॉस हो गया 9,750 का। यानी आप पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर आप सेल प्राइस लिखेंगे और फिर आप देखेंगे कि सेल की डेट पर उसकी WDV कितनी आ रही थी, और उसे निकालने के लिए आप बिगिनिंग की जो WDV है उसमें से सेल तक का डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर लीजिए। आपके पास आएगी मशीन की वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। फिर आप चेक कीजिए कि आपको सेल प्राइस ज्यादा मिला, कम मिला। सर अगर ये कम मिला तो आपको नुकसान हो गया, और नुकसान को आप यहां लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट जो भी आपने बनाया हो आप यहां दिखाएंगे 9,750। फिर इसी दिन आपने एक और मशीन खरीद ली थी, तो आप यहां लिखेंगे 30/6/2017 को टू बैंक मशीन नंबर 3, और अब की बार ये मशीन आपने ली है कितने की? 30,000 की। ओके। अब हम यहां पर निकालेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन निकालेंगे ईयर के एंड में। और जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो मशीन 2, मशीन 3, क्योंकि मशीन 1 तो अब रही नहीं, तो मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, लेकिन मशीन 3 पर अगेन लगेगा प्रोपोर्शनेट। और ये जो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा तो ये फिर आधा हो जाएगा 4500। और उसके बाद आप निकालेंगे यहां पर बैलेंस CD मशीन 2, मशीन 3। मशीन 2 का बैलेंस निकालने के लिए इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करो और इसमें से ये माइनस करो। इसका मतलब ये आपकी वैल्यू आएगी यहां पर 30,000, और यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी 25,500, और ये वैल्यू बचेगी 55,500। ठीक है। अब हमने रंगों का इस्तेमाल किया है, आपने सब कुछ सिंगल कलर से ही करना है, कोई एरो नहीं लगाना है। ठीक है। और बस इसी बात के मार्क्स से, कितना ये आसान था कहने की बात नहीं है। सर इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमें तो विश्वास नहीं होता। अरे लो भाई, ये लेटेस्ट 2019 का एग्जाम का क्वेश्चन है, 20 में पेपर हुआ नहीं, अभी होना है आपका। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर अगला क्वेश्चन हम करेंगे। मैंने कहा लो भाई, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कितना आसान है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन 1st of January 2010 on 1st January 2010 Riddhi purchased machine A for 30,000 and machine B for 20,000, यानी एक ही दिन इन्होंने दो मशीनें खरीद डाली भाई। ओके, एक मशीन A 30,000, एक मशीन B 20,000। फिर एक साल बाद 1 जनवरी 2011 को शी परचेज मशीन C फॉर 50,000। ठीक है। अगेन ऑन 1st January 2012 मशीन A गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, यानी ये मशीन खराब हो गई। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब हो गई। और न्यू मशीन वॉज परचेज्ड कॉस्टिंग ₹60,000। आपने एक नई मशीन खरीदी जिसका दाम दिया हुआ है 60,000। आफ्टर सरेंडरिंग ओल्ड वन, यानी कि आपने ए वाली मशीन उन्हें वापस दे दी और फिर मशीन एक नई खरीद ली 60,000 की, और आपने इसके लिए पे किया 45,000। यानी आपने, आराम से सुनना, एक न्यू मशीन खरीदी। हां सर, हमने न्यू मशीन खरीदी, कितने की? 60,000 रुपए की। इसके लिए आपने दो काम किए, एक तो आपने पुरानी मशीन दी और एक आपने कैश भी दिया। दो चीजें दी ना। तो सर हमने इसके लिए उन्हें कैश दिया है 45,000, यानी हमने उन्हें 45,000 कैश दिया। यानी 15,000 मैंने उनको नहीं दिए, उनके बदले में मैंने उनको मशीन नंबर ए दे दी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने मशीन ए कंपनी को 15,000 रुपए में सेल कर दी? सर हम ऐसा नहीं कह सकते। तो भाई ऐसा मानना पड़ेगा, जब आपने कंपनी को पुरानी मशीन दी और कंपनी ने आपको 15,000 रुपए कम आपसे लिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी ने पुरानी मशीन के बदले में आपके केवल 15,000 रुपीज की वैल्यू लगाई है। तो आपकी पुरानी मशीन का ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में बस एक यही पॉइंट ऐसा है जो कि आपको समझना है। दोबारा बात करते हैं। पहली बात तो यह कि कंपनी ने ये वाली मशीन 1 जनवरी 2012 को ही एक्सचेंज कर ली। इसका मतलब इसको आपने 2012 वर्ष में इस्तेमाल नहीं किया, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आपने इसको एक्सचेंज किया है, तो उससे हो सकता है आपको एंट्री की दिक्कत है, मैं बता देता हूं। फिर 2013 में कंपनी ने 1 जनवरी को ही, यानी पहले दिन ही कंपनी ने मशीन सी जो परचेज की थी, उन्होंने 1 जनवरी 2011 को वो वाली मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है बाय फायर। अब पता नहीं ये मशीन कौन सी थी जिसको आग से नुकसान हुआ है। अब जैसे होता है ना एसी, आग की वजह से नुकसान हो गया, एसी भी मशीन है। और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके लिए उन्हें 30,000 रुपए दे दिए। शो मशीन अकाउंट फॉर 2010, 2011, 2012, 2013, यानी 10 में 2 मशीन खरीदी थी, 11 में 1 खरीदी, मशीन 12 में 1 मशीन एक्सचेंज की और यहां 1 मशीन डिस्ट्रॉय हुई। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 10% के रेट पे WDV के मेथड से। ओके, यानी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उन्होंने सिंपली सेल करने की बजाय इनडायरेक्ट सेल की है। एक तो एक्सचेंज है और एक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। बहुत ही आसान है। क्या आप इसे बनाना चाहेंगे अकेले अकेले? अकेले हम, अकेले तुम? सर नहीं, हम अकेले अकेले नहीं बनाना चाहेंगे। अच्छा कोई नहीं, आपकी मर्जी है। मेरे साथ साथ बनाना चाहते हैं तो चलिए हम साथ साथ हैं। मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमारा बीकॉम ऑनर्स का 2016 का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो कोई स्टूडेंट प्रोग्राम वाला ये ना सोच ले सर मैं क्यों करूं बेटे, मेथड में बदलाव है और इसीलिए आपको इन्हीं क्वेश्चंस का सहारा है। और ये डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको इसमें आसानी होगी। ये है 2010, यहां पर मशीन ए और मशीन बी, 2 मशीन परचेज की गई है 30,000, 20,000। ये है 2011, यहां पर मशीन सी परचेज की गई है कितने की? 50,000। ये है 2012, ये है 2013।
12 में आपने मशीन ए को परचेज किया है 60,000 में। सॉरी, मशीन का नाम तो दिया ही नहीं है। आपने यहां पर एक मशीन परचेज किया है 60,000 में, जिसके बदले में 45,000 आपने कैश दिया है और एक ओल्ड मशीन आपने दी है। और फिर उसके बाद यहां पर आपने 2013 के बिगिनिंग में मशीन सी के साथ कुछ हादसा हो गया और वो डिस्ट्रॉयड हो गई, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 30,000 रुपीज दे दिए। चलिए साथ साथ शुरू करते हैं, मेरा भी मन लगा रहेगा, वरना डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में इतनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इतनी बार उसको लिखना पड़ता है, मैं तो बोर हो जाता हूं। मेरी अकाउंटिंग है ही ऐसी, तो मैं करूं क्या। हाँ, नंबर लेने के लिए आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादातर समय टैक्सेशन पढ़ाने में लगा रहा होता हूं। आगे जाके सेमेस्टर में आएगा टैक्सेशन, और बच्चे कहते हैं कि सर जो पुराने 11 12 में पढ़े हैं या वो पढ़े, कह रहे सर आप अकाउंट्स की आजकल नई वीडियो नहीं बना रहे, क्या करें। आइए बनाते हैं। सर क्वेश्चन शुरू हुआ 1 जनवरी 2010 को, और यहां हमने लिखा टू बैंक मशीन ए और एक बार लिखा टू बैंक मशीन बी। इतना आसान है। सर वैल्यू हम बता रहे हैं। मैंने कहा लो बताओ, मैंने ऊपर डायग्राम में लिखी हुई है 30,000 यहां, 20,000 यहां। सर देखो 1 जनवरी को ही परचेज की, यानी कि अब यहां पर प्रोपोर्शनेट नहीं करना पड़ रहा डेप्रिसिएशन को, लेकिन एग्जाम में आप संभल के काम करना, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। सर अपने जैसा मत समझो, ऐसी बात है। बाय डेप्रिसिएशन मशीन ए मशीन बी। रेट था हमारे पास डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड। तो WDV मेथड कैसे होता है ये तो सर आपने बताया ही नहीं। देखिए जो WDV मेथड होता है, WDV मेथड में हम WDV के ऊपर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और WDV का मतलब होता है कॉस्ट माइनस प्रीवियस डेप्रिसिएशन। अब सर मैं पहली बार ही डेप्रिसिएशन लगाने जा रहा हूं, यानी मेरा कोई प्रीवियस डेप्रिसिएशन तो था नहीं, तो इसका मतलब अब क्या होगा, जब पहली बार डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो बराबर कॉस्ट के ऊपर ही लगेगा। 30,000 इंटू 10%, और यहां पर होगा 20,000 इंटू 10%। WDV मेथड में नोट करके रख लीजिए कि पहला डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे लगता है, और अगले डेप्रिसिएशन के लिए आपकी WDV अभी निकल आएगी, घबराना नहीं है। तो पहली बार कॉस्ट पे, अगली बार WDV पे। लेकिन अगर आप इसको किसी को बताएंगे तो आप यही बताएंगे कि WDV जो होता है उस मेथड में डेप्रिसिएशन जो होता है वो WDV वैल्यू पर लगता है, और बाई चांस या कोइंसिडेंटली फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि वो कॉस्ट पे लग रहा होता है। तो सर ये डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा 3,000 और यहां पर आएगा 2,000। बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोशिश कीजिए, मतलब अलग अलग डेप्रिसिएशन का अमाउंट यही दिखाइए अकाउंट के अंदर, और अलग अलग ही आप इसके अंदर इसकी बैलेंसेस भी दिखाइए। WDV का मतलब होता है इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, तो ए की इस वैल्यू में से ए का डेप्रिसिएशन, बी की वैल्यू में से बी का डेप्रिसिएशन। तो ये हम जब माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 27,000 और ये आएगा मेरे पास 18,000 और ये टोटल आएगा मेरे पास 45,000। ओके, ये जो मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, ऐसा तो नहीं है कहीं कोई बच्चा समझ ले कि सर एग्जाम में हमें कलर चेंज करना है। नहीं बेटे नहीं, केवल आपको ठीक से दिखाई दे इसी के लिए मैं ऐसा करता हूं। टू बैंक मशीन नंबर सी। ओ ओ ओ ओ ओ पहले बैलेंस बीडी तो लिख लो सर, इतनी क्या जल्दी है। अब लिखूंगा बैलेंस बीडी, मशीन ए मशीन बी। ए का 27,000, 18,000 दोनों मिला के 45,000। और हमने लकीली 1 जनवरी को ही मशीन बाय कर ली है, तो टू बैंक मशीन नंबर सी, और ये मशीन हमने बाय की थी कितने की, 50,000 की।
अब आराम से मुझे ये बताइए 2011 में क्या हमने कोई और मशीन परचेज की हो, सेल की हो? नहीं। तो फिर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 31 दिसंबर 11 को बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए ए और बी, इस पर जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो यही तो है मेरी WDV, यही WDV मेरी आगे कंटिन्यू हुई। तो जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा अब इस WDV के ऊपर लगाऊंगा 10%, तो ये हो जाएगी 2700, और ये WDV इसके ऊपर लगाऊंगा 1800 और ये हो जाएगी 4500। अभी मुझे एक और लगाना ना, इसलिए मैं यहाँ टोटल नहीं कर सकता। अब मैं यहां पर एक और डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा C। और अगेन ये जो एरोज मैं लगा रहा हूं, ये एरोज केवल आपको समझाने के लिए ही लगा रहा हूं, ठीक है। तो अब मशीन C की जब बात आएगी तो मशीन C में जब पहली बार डेप्रिसिएशन लगेगा तो WDV के नाम पर मैं कॉस्ट लूंगा 50,000, रेट 10%, और लकीली ये पूरे साल के लिए इस्तेमाल हुई है, इसीलिए 12/12। तो मैं लिखूं या ना लिखूं, ये आएगा, ये हो गया 9500। यानी स्टूडेंट गलती यहां पर फंस जाता है चक्कर में, प्रोपोर्शनेट नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको प्रोपोर्शनेट करना है। ओके। और सर 2011 में और कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन अगेन 31 दिसंबर को मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। अब ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास 24,300। कैसे आई? आपने WDV में से डेप्रिसिएशन माइनस किया और ये वैल्यू आ गई। बी में आपकी आएगी 16,200 और सी में आपकी वैल्यू आएगी 50,000 माइनस 5, ये आएगी 45,000। सर इसका एक बार टोटल कर लीजिए, 24,300, 16,200 और 45,000, ये आएगी 85,500। अब हमारे जो JR मोंगा सर की बुक है ना, वो इसका ब्रेकअप करके नहीं दिखाते हैं, इससे मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये बनवा देता हूं। बच्चा कहेगा सर बुक नहीं कर रहा, तो फिर आप भी क्यों करना चाहते हो? आपको करना पड़ेगा। ओके। अब देखिए मैं जो अब आपको समझाने जा रहा हूं वो ये समझाने जा रहा हूं कि अब आपने एक्सचेंज की है ओल्ड मशीन फॉर न्यू मशीन। ठीक है, जगह कम थी तो मैंने थोड़ी खिचड़ी बना दी। एक्सचेंज की हमने ओल्ड मशीन फॉर न्यू मशीन। ये सप्लायर है और ये हम हैं। हमने क्या किया, इस सप्लायर को कहा ले भाई अपनी ओल्ड मशीन अपने पास रख, ये खराब है। जैसे आप नई कार खरीदते हो पुरानी कार दे देते हो, और सप्लायर ने आपको क्या किया, एक न्यू मशीन दे दी। सबसे कमाल की बात है जिसके लिए आपको एग्जामिनर को धन्यवाद देना है वो ये कि मुझे उसने इसकी ये वाली कॉस्ट बता दी 60,000। सबसे पहली घटना ये कि मैंने अपनी पुरानी मशीन सप्लायर को दे दी, नई मशीन मैंने सप्लायर से ले ली और बचा हुआ हिसाब किताब मैंने उसके साथ कैश में पे करके पूरा कर दिया। अब क्या बात है, कई बार स्टूडेंट इन तीनों घटनाओं को एक एंट्री में बांधना चाहता है। जब वो बांधना चाहता है तो वो थोड़ा सा उलझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए सरलता के लिए मैं इन तीनों को अलग अलग रखता हूं। बोलो पहले मैं किसकी एंट्री बनाऊं? सर पहले हम एंट्री बनाते हैं जो हमने ओल्ड मशीन सप्लायर को बेच दी। मैंने एक्सचेंज कराई तो इसका मतलब मैंने सप्लायर को सेल कर दी, तो इसका मतलब डेबिट द रिसीवर। पहले मैंने सप्लायर को ये डेबिट किया और मैंने ओल्ड मशीन जो ए मशीन थी वो मैंने इसको दे दी। इसका अमाउंट क्वेश्चन में भी नहीं दिया। दूसरा, मैंने सप्लायर से न्यू मशीन खरीदी तो मैंने उससे न्यू मशीन खरीदी, तो न्यू मशीन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है।
इसके वर्किंग नोट की भी आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने उसको 45,000 का कैश दे दिया और फिर हमने सप्लायर को 45,000 का कैश दे दिया। तो सप्लायर को कैश देने का मतलब है मैंने बैंक से पेमेंट दी होगी, इसलिए आप 45,000 लिख सकते हैं। जिन्हें कैश लिखना हो वो कैश भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं अपना सप्लायर का अकाउंट बनाऊं तो मैं यहां लिखूंगा बाय ओल्ड मशीन, और फिर मैंने क्या कर दिया, यहां लिखूंगा टू ओल्ड मशीन, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीन, और फिर न्यू मशीन टू सप्लायर, यहां लिखूंगा बाय सप्लायर 60,000, और फिर मैंने इसको पेमेंट दे दी बैंक में 45,000। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इसको यहां पर इनडायरेक्टली कहा जाए तो 15,000 रुपए की पेमेंट मेरी एडजस्ट हो गई है। अब कुछ बच्चे रटना चाहते हैं कि सर इसको रटवा दो। अरे भाई, न्यू मशीन 60,000 की ली और 45,000 रुपए कैश भी देने पड़े, तो इसका मतलब पुरानी मशीन की वैल्यू उसने आपको क्या लगा के दी, 15,000 लगा के दी। अब इन तीन घटनाओं को मुझे अपने मशीन अकाउंट में डालना है। मुझसे मशीन अकाउंट पूछा गया, तो पहले मैं इसको पकड़ता हूं, इसको पकड़ूंगा और यहां पर लिखूंगा 1 जनवरी 2012 को, यहां लिखूंगा बाय सप्लायर या बाय वेंडर। इस वेंडर को मैंने मशीन नंबर ए दी है और वर्किंग नोट के माध्यम से आप बताओगे कि मैंने ये मशीन 15,000 की दी है। ठीक है। नाउ सर, क्योंकि ये मशीन 1 जनवरी को ही मैंने दे दी, इसकी कोई यूसेज नहीं थी, इसीलिए हम यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहे हैं मशीन ए का, अदरवाइज हमें लिखना होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये मशीन आपने 15,000 में सप्लायर को दी, इस पे डेप्रिसिएशन कुछ लगा नहीं, तो यानी 24,300 रुपए की मेरी मशीन मुझे सप्लायर को 15,000 में देनी पड़ी। इसका मतलब मुझे इस मशीन के एक्सचेंज करने से लॉस हो गया कितना, 9,300। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी। मेरी ओपनिंग वैल्यू थी 24,300 और मैंने करंट ईयर में इसको यूज किया ही नहीं, 1 जनवरी को ही मैंने उसको ये मशीन एक्सचेंज कर ली 15,000 रुपीज दे करके। तो इसका मतलब मुझे 9,300 रुपीज का नुकसान इस केस में हुआ है। ठीक है। अब हमने 1 जनवरी 2012 को एक न्यू मशीन और सप्लायर से परचेज कर ली, तो मेरी एंट्रीज के अकॉर्डिंगली मैं यहां सप्लायर लिख देता हूं। हमने ये न्यू मशीन परचेज कर ली, कितने की, 60,000 की। क्या हमने इस साल में कोई और काम किया, नहीं किया, तो सर बस फिर डेप्रिसिएशन लगाइए 31 दिसंबर 2012 को, मशीन बी पर लगाएं, मशीन सी पर लगाएं, न्यू मशीन पर लगाएं, बात खत्म। ओके, तो मशीन बी पर होगा 10% ऑफ दिस वैल्यू, मशीन सी पर होगा 45,000 का 10%, और न्यू मशीन के ऊपर होगा 60,000 का 10%। प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। 1620, 4500 और 6,000, 12,120। आपको एग्जाम में इसी तरीके से पूरी डिटेल से इसे 3-3 बार लिखना है, भले इसमें समय लगे, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सर इसमें समय ज्यादा लगता है, तो आपको थोड़ी सी वर्बल कैलकुलेशंस का सहारा लेना है, यानी हर बात को कैलकुलेटर पे करने की बजाय थोड़ा थोड़ा सा वर्बली कीजिए। मुझे जल्दी से बताएं कितना हो गया। 16,200 माइनस 1620, ये हो गया 14,580। दूसरा 45 माइनस 4,500, तो ये सर 40,500, और तीसरा 54,000। थोड़ी थोड़ी अपनी कैलकुलेशंस को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके,
अब सर यहां पर हम लास्ट ईयर में आ जाएंगे और यहां लिखेंगे 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन बी, मशीन सी और मशीन न्यू। 14,580, 40,500 और 54,000। अब सर 2013 के बिगिनिंग में क्या हुआ, हमारी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, मशीन नंबर सी डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 30,000 पे कर दिए। अब देखिए जनरली होता क्या है, पहले इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती है और फिर वो अमाउंट पे करती है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट ही पे कर दिया। तो पहली बात, जब भी एसेट डिस्ट्रॉय होगा ड्यू टू फायर, इसका मतलब यह है कि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि अगर हमारी ये मशीन डिस्ट्रॉय हो गई तो ये मशीन आपकी हो जाएगी, यानी ये भी एक तरीके का सेल है और इसका सेल प्राइस कितना है 30,000। तो हम वही स्टेप फॉलो करने वाले हैं, पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 जनवरी को ही ये दुर्घटना घट गई है, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। सीधा सीधा हम लोग इसे या तो बाय इंश्योरेंस कंपनी लिख दो, या फिर इस केस में क्लेम मिल गया है तो आप बैंक भी लिख सकते हो 30,000। नाउ ये जो मशीन सी थी, ये वाली मशीन डिस्ट्रॉय हो गई और हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 30,000। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर, ये कितना हो गया मेरे पास 10,500। और उसके बाद ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन बी का और न्यू मशीन का। मशीन बी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,458, न्यू मशीन का हो जाएगा 5,400, 8,586। और फिर यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन बी और न्यू मशीन, बैलेंस कैरिड डाउन हमारे पास 13,122 और 54,000 इंटू 0.9, 48,600, ये आ गई 61,722। इसको इस तरीके से आप क्लोज कर देंगे बस। तो आपने ये सीखा, हमने 2 क्वेश्चन किए, एक स्ट्रेट लाइन से किया, एक WDV से किया। इसमें हमने मशीन्स को परचेज किया, मशीन को सेल किया, डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन की, ये सारे हमने सिंपल काम किए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले करवाऊंगा चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये उसी टॉपिक की ही इंतजार कर रहे हैं कि सर चेंज ऑफ मेथड करा दीजिए, बात खत्म। तो अब आज की क्लास में तो समय नहीं मिल पाया, जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने कोशिश की, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की। प्रोविजन की चर्चा मैं उसके बाद करूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का ट्रेंड ये कहता है कि चेंज ऑफ मेथड के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। टाटा बाय बाय, सी यू।